अगर हम कल्पना करें तो बात है दिसंबर 1946 की। दिल्ली की कड़कती सर्दियां और एक विशाल इमारत के बड़े से कमरे में कुछ 100 लोग इकट्ठा हैं। और बाहर एक ऐसा देश है जो आजादी के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन साथ ही सांप्रदायिक तनाव और अनिश्चितता की आग में भी जल रहा है। बिल्कुल सही कहा। और उस कमरे में बैठे उन चंद लोगों के कंधों पर 30 करोड़ लोगों के भविष्य का ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी है। एक ऐसा ढांचा जिसे सदियों तक टिकना था। मतलब एक ऐसा नियम कानून जो राजाओं और रियासतों में बटे एक विशाल उपमहाद्वीप को एक आधुनिक राष्ट्र में बदलने वाला था। तो हमारी आज के इस गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव का विषय यही ऐतिहासिक पल है। आज हम इसे थोड़ा अलग ढंग से समझेंगे। हाँ, आज हम एक लाइव ऑनलाइन क्लास की तरह इन चीजों को डिकोड करेंगे। हमारे सामने कुछ बेहद विस्तृत ऐतिहासिक नोट्स और एजुकेशनल स्लाइड्स हैं एकदम। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ कुछ तारीखें या कमेटियों के नाम रटना बिल्कुल नहीं है। हम इन स्लाइड्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार करने की ये विशाल प्रक्रिया जमीन पर काम कैसे कर रही थी। ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि उस कमरे के अंदर का माहौल कैसा था और किन चुनौतियों के बीच इस आइडिया ऑफ इंडिया को कागज पर उतारा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहली स्लाइड ओपन करता हूं। यहाँ लिखा है कि इस संघर्ष की शुरुआत वाकई में बहुत पहले हो गई थी। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि भारत के लिए एक संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले 1924 में स्वराज पार्टी ने रखा था। मतलब 1946 में जो काम शुरू हुआ उसका बीज 22 साल पहले बोया गया था। ये तो किसी बड़े स्टार्टअप के उस आइडिया की तरह लगता है जिसे हकीकत की जमीन पर उतरने में 2 दशक लग गए हों। सही उपमा है, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत आसानी से सत्ता सौंपने वाली नहीं थी, है ना। 1924 से लेकर 40 के दशक तक कई आंदोलन हुए और दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ। बिल्कुल। और जब ब्रिटिश साम्राज्य आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ गया, तब जाकर जुलाई 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया। इस मिशन में कौन-कौन था, ये हमारी स्लाइड में स्पष्ट है। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर। इन्हीं की सिफारिशों पर हमारी संविधान सभा का गणित तय हुआ था। और ये गणित बहुत ही दिलचस्प है। अगली स्लाइड पर अगर हम नजर डालें तो कुल 389 सदस्य तय किए गए थे। 389? हाँ, जिसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों से आने थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से और 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से। हाँ, लेकिन जो चीज यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है प्रतिनिधित्व का आधार। हर 10 लाख की आबादी पर एक सीट तय की गई थी। 10 लाख पर एक सीट? पर यहाँ एक बात और लिखी है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। ब्रिटिश प्रांतों की उन 292 सीटों को सांप्रदायिक आधार पर बांट दिया गया था, मुस्लिम, सिख और साधारण। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब अगर मकसद एक अखंड राष्ट्र बनाना था तो शुरुआत में ही सीटों को धर्म के आधार पर क्यों बांटा गया? ये तो घर बनाने से पहले ही कमरों को बांटने वाली बात हो गई ना। देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन हमें 1940 के दशक के भारत की जमीनी हकीकत को समझना होगा। उस वक्त अविश्वास का माहौल चरम पर था। तनाव बहुत ज्यादा था, ये तो है। बिल्कुल। सांप्रदायिक तनाव इस कदर था कि अल्पसंख्यक समुदायों को ये डर था कि बहुसंख्यक आबादी वाले इस नए ढांचे में उनकी आवाज कहीं दब न जाए। तो ये विभाजन मजबूरी थी। एक तरह से हाँ, ये सांप्रदायिक विभाजन उस वक्त की कड़वी राजनीतिक सच्चाई का सीधा परिणाम था। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि प्रमुख समुदायों को ये महसूस हो कि नया राष्ट्र उनके प्रतिनिधित्व के बिना नहीं बन रहा है। समझ गया। अब प्रतिनिधित्व की बात कर ही रहे हैं तो इस स्लाइड पर एक और आंकड़ा है जो चौंकाता है। 15 महिला सदस्य। हाँ, पूरी सभा में 15 महिलाएं थीं। अब 389 सदस्यों की सभा में 15 महिलाएं, मतलब ये तो महज 4% के आसपास हुआ। आज के नजरिए से देखें तो कोई भी इसे सीधा सीधा टोकनिज्म या महज दिखावा कहेगा। ये सवाल अक्सर उठता है। तो क्या इतने बड़े और पुरुष प्रधान युग में इन 15 महिलाओं की उपस्थिति का वाकई कोई जमीनी असर था या बस नाम के लिए? अगर हम 21वीं सदी के चश्मे से देखेंगे तो ये संख्या बहुत छोटी लगेगी, लेकिन 1946 की दुनिया की कल्पना कीजिए, जहां महिलाओं को बहुत कम अधिकार थे। बिल्कुल। उस वक्त दुनिया के कई तथाकथित विकसित और पुराने लोकतंत्रों में भी महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार मुश्किल से मिला था। संसदों में उनका बैठना तो दूर की बात थी। ये पॉइंट तो है।
ऐसे में एक ऐसे समाज में जहां महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से दूर रखा जाता था, वहां राष्ट्र निर्माण की सबसे सर्वोच्च मेज पर 15 महिलाओं का बैठना महज दिखावा नहीं था। मतलब ये एक बड़ा कदम था। बहुत बड़ा और साहसिक कदम। इसने ये तय कर दिया कि नए भारत के डीएनए में महिलाओं की भागीदारी एक बुनियादी हक होगा, कोई एहसान नहीं। ये नजरिया वाकई उस दौर की गंभीरता को समझने में मदद करता है। चलिए अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, जहां सभा की पहली बैठकों का जिक्र है। तो अंततः तमाम चुनावों और रियासतों के मनमुटाव के बाद 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में इस सभा की पहली बैठक होती है। और सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना जाता है। लेकिन इन नोट्स के हिसाब से इस पहली बैठक का माहौल जश्न वाला बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कमरे में बहुत सी कुर्सियां खाली पड़ी थी। मुस्लिम लीग का बहिष्कार। हाँ, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का पूरी तरह से बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की संविधान सभा की मांग पर अड़ गई। और शायद कुछ रियासतें भी नहीं आई थी। सही पकड़ा। हैदराबाद जैसी कुछ बड़ी देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। ये तो एक तरह से शुरुआत में ही सबसे बड़ा झटका था। आप पूरे देश का भविष्य तय करने बैठे हैं और देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा कह रहा है कि हमें आपके बनाए नियमों से कोई मतलब नहीं है। तनाव बहुत ज्यादा था, लेकिन नेतृत्व जानता था कि अगर अभी काम रोक दिया गया तो शायद ये सभा कभी अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने क्या किया? बिना समय बर्बाद किए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अच्छा, परमानेंट प्रेसिडेंट। हाँ, और उनके साथ एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। एक बार लीडरशिप तय हो गई तो अगला कदम था सभा के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य रखना। और वो लक्ष्य रखा गया 13 दिसंबर 1946 को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, जो कि बहुत ऐतिहासिक था। इन स्लाइड्स के मुताबिक ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि ये उस संविधान की आत्मा थी जिसे वो बनाने जा रहे थे। बिल्कुल, इसमें आज़ादी, समानता और न्याय जैसे वो बुनियादी सिद्धांत हैं जो आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आधार बने। और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल गई। अब दिशा तो तय हो गई थी, लेकिन असली कानूनी दस्तावेज लिखने का काम अभी बाकी था। और ड्राफ्टिंग का वो काम बहुत जटिल होने वाला था। यहाँ मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। इन दस्तावेजों में एक ऐसा नाम सामने आता है जो आम चर्चाओं में अक्सर गायब रहता है। मुझे ये देखकर वाकई हैरानी हुई कि संविधान का जो शुरुआती कच्चा ड्राफ्ट था वो बी.एन. राव ने तैयार किया था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है कई लोगों के लिए। बी.एन. राव एक बहुत ही काबिल प्रशासनिक अधिकारी और कानूनी सलाहकार थे। उन्होंने ही पहला ढांचा बनाया था। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया और एक बुनियादी ढांचा तैयार किया। उनका काम उस कच्चे माल की तरह था जिसे तराशने, सुधारने और एक बेहतरीन रूप देने के लिए एक विशेष टीम की जरूरत थी। और उसी काम के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। हमारी अगली स्लाइड इसी टीम के बारे में है। इस टीम का महत्व सबसे ज्यादा है और इस टीम का नेतृत्व सौंपा गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। मैं इस 7 सदस्यीय समिति को उस दौर की सबसे शक्तिशाली लीगल टास्क फोर्स कहूंगा। बिल्कुल सही नाम दिया है आपने। डॉक्टर अंबेडकर के अलावा इसमें कुछ और बड़े नाम थे। स्लाइड में हम देख सकते हैं एन. गोपालस्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, जो कि बेहतरीन कानूनी दिमाग थे जिन्हें प्रशासन और कानून की गहरी समझ थी। इसके अलावा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जैसे अनुभवी नेता भी थे। और प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी इस समिति का हिस्सा थे। और 2 सदस्य बाद में बदले भी गए थे। हाँ, एन. माधव राव ने बी.एल. मित्र की जगह ली थी और 1948 में डी.पी. खेतान के निधन के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी इस टीम में शामिल हुए। ये तत्कालीन भारत के सबसे तेज दिमागों का समूह था, लेकिन इनकी असली परीक्षा ड्राफ्ट लिखने में नहीं थी। तो किस चीज में थी? इनकी असली परीक्षा उस ड्राफ्ट को पूरी सभा से पास करवाने में थी। अरे यहाँ मुझे इन नोट्स में एक बहुत ही अजीब विरोधाभास नजर आता है। इस प्रारूप समिति ने अपना काम 6 महीने से भी कम समय में पूरा कर लिया। सिर्फ 141 बैठकें हुई ड्राफ्ट के लिए, बस। लेकिन जब ये ड्राफ्ट संविधान सभा के पटल पर रखा गया तो उस पर विचार विमर्श और बहस पूरे 114 दिनों तक चली। यह अनुपात कुछ अटपटा नहीं लगता? लिखने में इतना कम समय और बहस में इतना ज्यादा। यही वो जगह है जहां लोकतंत्र असल में काम कर रहा था।
ड्राफ्ट जल्दी तैयार हो गया क्योंकि वो बनाने वाले विशेषज्ञ थे। मतलब उन्हें अपना काम अच्छे से आता था। देखो, लेकिन 114 दिनों की बहस ये बताती है कि सभा के बाकी सदस्यों ने उस ड्राफ्ट को आंख बंद करके स्वीकार नहीं किया। हर चीज पर बहस हुई होगी। हर एक अनुच्छेद, हर एक लाइन, यहाँ तक के शब्दों के चयन और अल्प विराम तक पर तीखी बहसें हुईं। सवाल पूछे गए, संशोधन पेश किए गए। और ड्राफ्टिंग कमेटी को जवाब देना पड़ता होगा। हाँ, और कई बार ड्राफ्टिंग कमेटी को अपने बनाए नियमों में बदलाव करना पड़ा। ये कोई एक तरफा फैसला नहीं था, बल्कि एक एक इंच जमीन पर वैचारिक लड़ाई लड़ी गई थी। और ये वैचारिक लड़ाई तब लड़ी जा रही थी जब देश के बाहर की जमीन हकीकत में बट रही थी। हम अगली स्लाइड पर आते हैं जो बंटवारे के प्रभाव के बारे में है। ये सबसे दर्दनाक हिस्सा था इस पूरी प्रक्रिया का। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा हो गई। इस बंटवारे का सीधा असर सभा की संख्या पर पड़ा। हाँ, जो सदस्य संख्या 389 तय हुई थी, वो घटकर 324 रह गई। बंटवारे ने ना सिर्फ भूगोल बदला था, बल्कि कई सदस्यों के राजनीतिक भविष्य को भी अधर में डाल दिया था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद डॉक्टर अंबेडकर थे। ये एक ऐसी कहानी है जो अक्सर इतिहास की किताबों में छिप जाती है। हाँ, यहाँ नोट्स में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। डॉक्टर अंबेडकर पहली बार संविधान सभा के लिए बंगाल से चुने गए थे, लेकिन बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अब सोचिए, संविधान का मुख्य शिल्पकार ही अगर सभा का सदस्य न रहे तो पूरी प्रक्रिया ही खतरे में पड़ जाती। तो फिर क्या हुआ? उन्हें वापस कैसे लाया गया? आनन फानन में बॉम्बे से उनका निर्वाचन सुनिश्चित किया गया ताकि वे सभा में वापस आ सकें और अपना काम पूरा कर सकें। ओह, इससे पता चलता है कि ये पूरी प्रक्रिया कितने नाजुक दौर से गुजर रही थी। देश जल रहा था, लाखों लोग विस्थापित हो रहे थे, और इन सबके बीच ये सभा एक नए देश के नियम लिख रही थी। बिल्कुल, और इस पूरी प्रक्रिया में जो संसाधन लगे वो भी कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, अगर हम समय और लागत वाली स्लाइड देखें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कुल 2 साल, 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। लगभग 3 साल। और पैसे की बात करें तो 63,96,729 रुपए खर्च हुए। एक ऐसा देश जो अभी-अभी 200 साल की गुलामी से बाहर आया है, जिसकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, उसके लिए 1940 के दशक में लगभग 64 लाख रुपए का बजट एक बहुत बड़ी रकम थी। ये रकम महज खर्च नहीं थी, ये एक राष्ट्र के भविष्य पर किया गया सबसे बड़ा निवेश था। निवेश कैसे? एक ऐसा निवेश जिसने ये सुनिश्चित किया कि आने वाले दशकों में सत्ता के लिए खूनी संघर्ष न हो, बल्कि चुनाव और कानून के जरिए सरकार मैनेज कौन कर रहा था? इस बदलाव करना पड़ा। ये कोई एक तरफा फैसला नहीं था। साधन लगे, वो भी कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, अगर हम समय और लागत वाली स्लाइड देखें के मुताबिक उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने इस पर अपने हस्ताक्षर किए। और उस मूल संविधान का आकार कितना बड़ा था, ये भी देखने लायक है। उस समय इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। हालांकि समय के साथ बदलाव हुए हैं और आज अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। 26 नवंबर 1949 वाकई एक मील का पत्थर था, लेकिन काम अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। यहीं पर मुझे एक बात समझ नहीं आती। एक सवाल है जो शायद किसी के भी मन में आ सकता है। पूछिए। हम सब जानते हैं कि हमारा पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये नोट्स बताते हैं कि 15 विशेष अनुच्छेद जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60 और 324 इनको 26 नवंबर 1949 को ही तुरंत लागू कर दिया गया। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी प्रशासनिक कदम था। पर बाकी संविधान को 2 महीने इंतजार करना पड़ा। तो इन 15 अनुच्छेदों की इतनी क्या जल्दी थी? क्या आसमान टूट रहा था जो इन्हें तुरंत लागू करना पड़ा? वाकई आसमान टूट ही रहा था उस वक्त। मतलब अगर आप उन 15 अनुच्छेदों के विषय देखें तो उनमें से ज्यादातर नागरिकता और चुनावों से जुड़े थे। देश का बंटवारा हो चुका था, लाखों शरणार्थी सीमा पार से आ रहे थे। तो नागरिकता तय करना जरूरी था। बिल्कुल। ऐसे में भारत का नागरिक कौन है और कौन नहीं है, ये तय करने के लिए 2 महीने का इंतजार नहीं किया जा सकता था। नागरिकता की परिभाषा तुरंत चाहिए थी ताकि लोगों को उनके अधिकार मिल सकें। और अनुच्छेद 324 जो चुनाव आयोग से जुड़ा है। एकदम सही। एक नए लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज थी चुनाव करवाना। देश को एक चुनी हुई सरकार की जरूरत थी
चुनाव आयोग का गठन रातों रात नहीं हो सकता था। तो उन्हें मशीनरी सेट करने का समय चाहिए था। हाँ, इसलिए चुनाव से जुड़े नियमों को तुरंत लागू किया गया ताकि वो मशीनरी काम करना शुरू कर सके। ये सिर्फ कानूनी औपचारिकता नहीं थी, ये जमीनी जरूरतों को पूरा करने का एक व्यवहारिक कदम था। ये बहुत ही तार्किक बात है। जब घर में आग लगी हो तो आप पोजीशन पेपर नहीं लिखते, आप बाल्टी उठाते हैं। ये उसी तरह का प्रशासनिक फैसला था। सही कहा। अब जरा हमारी आखिरी कुछ स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। यहाँ नियमों और कानूनों से हटकर कुछ प्रतीकों की बात की गई है, क्योंकि किसी भी नए राष्ट्र को अपनी पहचान के लिए प्रतीकों की जरूरत होती है। और संविधान सभा ने अपना प्रतीक बहुत सोच समझकर चुना था। हाँ, इस सभा ने अपने कामकाज के लिए जो मोहर या प्रतीक अपनाया वो था एक हाथी। हाथी की छवि बहुत कुछ कहती है। ये विशालता, मजबूती और गहरी याददाश्त का प्रतीक है। और हमारा संविधान भी अपने आप में दुनिया का सबसे व्यापक और विशाल दस्तावेज है। और इस विशाल प्रोजेक्ट को मैनेज कौन कर रहा था? इस पूरे प्रोजेक्ट के सचिव के रूप में HVR अयंगर ने काम किया, जिनकी जिम्मेदारी इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना था। और इस सभा ने सिर्फ एक किताब लिखने का काम नहीं किया। अगर हम राष्ट्र निर्माण के उनके अन्य कार्यों की सूची देखें तो ये एक लंबी फहरिस्त है। हाँ, उनके पास कई और जिम्मेदारियां भी थीं। जैसे 22 जुलाई 1947 को, यानी आज़ादी से कुछ ही दिन पहले, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को, जो कि सभा की अंतिम बैठक थी, उस दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया। लेकिन इन सब के बीच संविधान सभा की एक और भूमिका थी, जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन सबसे कम चर्चित है। वो थी उनकी दोहरी भूमिका। दोहरी भूमिका? मतलब संविधान लिखने के साथ साथ कुछ और भी चल रहा था? हाँ, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया तो संविधान सभा का मूल काम तो खत्म हो गया, लेकिन भारत में पहले आम चुनाव 1951-52 में जाकर हुए। हाँ, चुनाव होने में तो समय लगा। तो उस बीच के 2 सालों में देश कैसे चलता? कानून कौन बनाता? अच्छा, तो इसका जवाब ये है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर नई संसद के गठन तक इसी संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। बिल्कुल सही, उन्होंने अंतरिम संसद यानी इंटरिम पार्लियामेंट की तरह काम किया। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो इन सभी एजुकेशनल नोट्स और स्लाइड्स से एक बहुत ही साफ तस्वीर उभर कर आती है। और वो तस्वीर क्या है? यही कि ये कोई बंद कमरों में चलने वाली बोरिंग कानूनी प्रक्रिया नहीं थी। ये एक नवजात, बटे हुए और घावों से भरे देश को एक धागे में बांधने का लगभग 3 साल लंबा, बेहद जटिल और एक तरह से क्राउड सोर्स्ड प्रोजेक्ट था। हाँ, जहाँ हर विचार को जगह मिली, हर बात पर बहस हुई और तमाम असहमतियों के बावजूद एक ऐसा दस्तावेज तैयार हुआ जिसने इस देश को टूटने से बचाया। और इसी बात पर विचार करते हुए अंत में एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक विरोधाभास सामने आता है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। वो क्या? जरा सोचिए, जिन लोगों ने रातों की नींद हराम करके ये नियम बनाए, जिन्होंने 114 दिनों तक एक एक शब्द पर बहस की, 1950 से 52 के बीच उसी संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में उन नियमों का देश पर और खुद पर पहला परीक्षण करना पड़ा। ओहो, मतलब नियम बनाने वाले ही पहले टेस्ट सब्जेक्ट बन गए। बिल्कुल, जो लोग आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इस विशाल इमारत का नक्शा बनाया था, उन्हें ही सबसे पहले उस इमारत में रहकर देखना पड़ा कि कहीं कोई दरार तो नहीं रह गई। नियम बनाने वाले ही उन नियमों को लागू करने वाले पहले लोग बने। इतिहास में ऐसा मौका बहुत कम आता है जब निर्माता को ही अपनी कृति के पहले नतीजों का सीधा सामना करना पड़े। सही कहा। आर्किटेक्ट्स को ही अपनी बनाई इमारत का पहला टेस्ट रन करना पड़ा। ये विचार वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। जब आप खुद नियम बनाते हैं और फिर उन्हीं नियमों के आधार पर आपको देश चलाना पड़ता है तो जवाबदेही की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। और यही इस संविधान की सबसे बड़ी ताकत बनी। मुझे लगता है कि इस गहरे विचार से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती जहां हम आज की इस गहन चर्चा को विराम दें। 389 लोगों से शुरू हुआ सफर, 114 दिनों की बहस और एक ऐसा दस्तावेज जिसने भारत की नींव रखी। किसी को भी इस विषय पर और पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितनी परतें खुलेंगी उतना ही नया जानने को मिलेगा। बिल्कुल। तो आज की ये लाइव क्लास, हमारा ये डीप डाइव यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और दिलचस्प ऐतिहासिक स्लाइड्स और एक नए विषय के साथ।